हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत करते हैं दीपक कुमार पटेल या दीपक पटेल सर, आप सभी को उनके यूट्यूब चैनल लाइट अप फिजिक्स में। तो आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ लाइट होती है। अगर हम इसको और अच्छे से बात करें, यानी कि और स्पेसिफिक बात करें, तो ऑप्टिक्स में हम पाथ ऑफ लाइट की स्टडी करते हैं कि वे हमारा जो लाइट है वो कौन सा पाथ लेगा, उसकी स्टडी हम इसमें जो है करते हैं। तो पहला चीज़ है लाइट। लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। पहला चीज़, इसको अभी रट लो, या फिर आप बाद में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये पढ़ेगा। लाइट जो असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, लेकिन जो ऑप्टिक्स में है उसका स्टडी क्या होगा? सिंगल रे। सिंगल रे। सिंगल रे का मतलब कि जो वेव हो, सिंगल वेव हो, सिंगल वेव हो या सिंगल फोटॉन हो। तो असल में क्या होता है कि जो फोटॉन होता है वो बहुत ही छोटी, लगभग कितना, अगर हम बात करें तो 5000 एंगस्ट्रॉम है। 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि और एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10। अगर हम जाएं तो लगभग इसका रेंज जो होता है बहुत छोटा से छोटा होता है, -7 मान सकते हो। तो लाइट का जो विजिबल लाइट है वो 10⁻7 मीटर की रेंज में होते हैं। मीटर की रेंज में होते हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो जो लाइट होता है वो सीधे पाथ पे, क्या सीधे पाथ पे ही हमारा मूव करता है। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। तो सिंगल रे क्या होता है? एक फोटॉन। एक फोटॉन को हम क्या लेंगे कि एक फोटॉन का जो पाथ होगा वो सिंगल रे होगा। उसके बाद बीम ऑफ रे। बीम ऑफ रे। बीम ऑफ रे का मतलब होता है कि कई सारे रेज। कई सारे रेज। कई सारे रेज को हम कहते हैं बीम ऑफ रेज। इसमें क्या है, जो फोटॉन्स की संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो सिंगल रे होता है एक फोटॉन, और बीम ऑफ रे होता है बहुत सारे फोटॉन्स को हम बीम ऑफ रे बोलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अब आते हैं कि ये दो चीज़ हमें पता होना चाहिए कि रे क्या होते हैं और बीम ऑफ रे क्या होते हैं। अब आते हैं, लाइट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें बहुत सारे वेव के बारे में बताया जाएगा, तो उसमें तुमको ज़रा सा होगा कि हाँ इसको लाइट बोलते हैं, तो वो सब पता चल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। तो आते हैं व्हाट इज़ ऑप्टिक्स, मतलब ऑप्टिक्स में स्टडी क्या करेंगे उसमें। तो ऑप्टिक्स में हम स्टडी को दो भागों में तोड़ दिया है। ऑप्टिक्स की स्टडी को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो ऑप्टिक्स पहला है, अगर लाइट ट्रेवल कर रही है, तो लाइट ट्रेवल करते वक्त किसी ऑब्स्टिकल से टकराती है, यानी किसी ऑब्स्टिकल यानी कि अवरोध है या फिर कोई दीवार या वॉल किसी से टकराती है, तो उस ऑब्स्टिकल्स का जो डायमेंशन होता है वो वेवलेंथ से बहुत हैवी हो, है। ऑब्स्टिकल लेंथ या डायमेंशन इज मोर देन या मोर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये हो तो इसको हम स्टडी करते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। किसमें? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। किसमें करते हैं? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में करते हैं। कि मान लो जैसे कि ये मिरर है, इस पर एक सिंगल लाइट गिर रही है, तो ये इस तरह की स्टडीज में होगा। दूसरा है कि जो वेवलेंथ हो, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेव लेंथ ऑफ लाइट लैम्डा इज कंपेरेबल टू ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल के कंपेयर में हो, मान लो जैसे कि ये
स्लिट है, स्लिट है, 2 स्लिट कर दिए, तो ये एक रेज यहाँ से गई और यहीं से एक रेज यहाँ से निकली, तो हमें यहाँ पे दोनों डी वाई स्मॉल डी क्या कहते हैं, स्लिट एक्सपेरिमेंट है। तो ये वेव ऑप्टिक्स आता है। ये क्या आता है, वेव ऑप्टिक्स आता है। तो हम यहाँ पे वेव नेचर को कंसीडर करेंगे और यहाँ पे हम पार्टिकल नेचर को कंसीडर करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते वक्त हम रेज को एज ए पार्टिकल जो है कंसीडर करते हैं जो कि सीधे लाइन में जा रहा होता है। वेव ऑप्टिक्स में उसको वेव की तरह मान के उसको हम स्टडी करते हैं। तो आगे चलते हैं, क्या आगे चलते हैं। तो हमें पता चला कि किसमें क्या स्टडी होगी। तो हमारा पहला स्टडी जो है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का होगा। पहले हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, फिर हम इस फर्दर में वेव ऑप्टिक्स में हम इसको जाएंगे। किस में जाएंगे, वेव ऑप्टिक्स में जाएंगे। तो अगली चीज़ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मीडियम। तो जो रेज हमारी ट्रेवल करती है वो किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, हैं? तो किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, प्लस वो वेव होती है। तो इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देके ही आगे बढ़ना सही होगा। तो ईएम स्पेक्ट्रम, ईएम स्पेक्ट्रम का होता है, मान लो एनर्जी के बढ़ते क्रम में। तो पहला आता है हमारा रेडियो वेव्स, रेडियो वेव, उसके बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, उसके बाद आता है विजिबल रीजन। क्या आता है, विजिबल रीजन, जो विबग्योर होता है, विबग्योर होता है, विबग्योर होता है। उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, उसके बाद आता है एक्स रेज, फिर गामा रेज और कॉस्मिक रेज आता है। तो इतना ही सही है। यहाँ से इधर एनर्जी क्या होती है, बढ़ रही है, एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बढ़ रही है, वेवलेंथ घटते जाता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये हुआ हमारा क्या, स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमें जो रेज दिखती है वो यहाँ कहीं लाई करती है, यहाँ पे वायलेट से स्टार्ट होता है। अगर हम एनर्जी के मैक्सिमम एनर्जी की बात करें तो रेड पे ख़त्म होता है, मिनिमम एनर्जी की बात करें तो रेड से स्टार्ट होता है, वायलेट पे जाके ख़त्म होता है। तो ये सारे जो विजिबल रीजन के हमारे रेज हैं जो हमें दिख रहे हैं वो किसी मीडियम से आते हैं, किसी मीडियम से आते हैं। और चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ये सब अभी सिर्फ सुनो, आगे तुमको पढ़ने को मिलेगा। ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पे के को बोला जाता है वेव नंबर, वेव नंबर और इसकी वैल्यू होती है के बराबर 2 पाई बाई लैम्डा। यहाँ पे c बराबर होता है E बाई बी, इसको भी याद कर लो। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाला है c बराबर 1 बाई अंडर रूट ई नॉट और म्यू नॉट। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये किसके लिए है, वैक्यूम के लिए है। यहाँ पे ई नॉट है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻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 ⁻
19 न्यूटन नहीं न्यूटन माइनस मीटर माइनस 2 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है म्यू नॉट, इसको बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ स्पेस या फ्री स्पेस या वैक्यूम। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई गुणे 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसको तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया जाएगा अच्छे से, और इसको मैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाएगा, तो इतना जो है हमने लिखवा दिया। तो अब इसको मिटकाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास बोर्ड नहीं है। तो ये फार्मूला था। अब इस फार्मूले को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा फ्री स्पेस के लिए है कि अगर फ्री स्पेस में ये ट्रेवल करे तो ये होता है। सर अगर किसी मीडियम में जाए तो क्या होगा? तो यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं। अब मीडियम पे तो किसी भी मीडियम में जब वो जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट v हो जाएगी, और वो हो जाएगा 1/√μr म्यू नॉट म्यू आर और म्यू नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट और म्यू आर म्यू नॉट। एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी, और ये इसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको सेपरेट कर लें तो ये हो जाएगा म्यू आर एप्सिलॉन आर इंटू म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला पार्ट हमें क्या हो जाएगा? सी दे देगा, और ये क्या हो जाएगा? म्यू आर एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेटिव परमेबिलिटी और रिलेटिव परमिटिविटी होता है। तो ये आया। तो अब ये क्वांटिटी क्या होती है? तो n बराबर √μr और एप्सिलॉन आर, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। ये अब मीडियम को डिफाइन कर रहा है। किसको? मीडियम को डिफाइन करता है। तो इस फार्मूले को लिख लें जो आया है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, C/μ या n। ये यानी कि स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में जाने पे घट रही है अगर n की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। और ये चीज़ वैक्यूम के लिए, यानी वैक्यूम मीडियम का, मीडियम ऑफ वैक्यूम या एयर, उसके लिए n बराबर 1 होता है। उसके लिए n बराबर 1 होता है। यानी कि जो स्पीड की लाइट होती है वो एयर में या वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। उसके अलावा अगर वो किसी भी मीडियम में घुसे तो उसकी लाइट की स्पीड जो होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ से तो इतना हो गया, मिटकाते हैं। अब आते हैं कि किस तरह जो है लाइट ट्रेवल करती है तो क्या होता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लॉ। अब देखो, मान लो कि ये दो अलग अलग मीडियम है, ये n1 है और ये n2 है। दो अलग अलग मीडियम है, वहाँ पे एक दो पैरेलल रेस आके इस मीडियम में दो अलग अलग जगह पे क्या हुई, गिरी। तो क्या होगा, कुछ पार्ट इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट इसका अंदर चला जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा।
ये मीडियम 1 है, मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। अगर ये मान लो आई इंसिडेंस पे, आई एंगल पे, इंसिडेंस एंगल पे ये गिरी, तो ये जो होता है आर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, R1 ले लो, R1 ले लो, और ये R2 रिफ्रैक्ट हो जाएगा, R2 रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो अब देखो, जिसकी जो ज़्यादा होता है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रेज, और इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव रेज, और इसको बोलते हैं इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज है। तो अब देखो, जो क्या होता है, किसी एक मीडियम से जो दूसरे मीडियम में रेज जाती है तो उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है। जो ज़्यादा होता है उसी की हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसीलिए इसको फर्दर 2 भागों में तोड़ा गया, एक रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। एक जब बॉडी जो है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब देखो, जब रिफ्लेक्ट हुई तो जिस मीडियम में आई उसी मीडियम में चली गई है। तो अगर हम V करें, V बराबर C/N, जिससे आई अगर हम V1 करें इंसिडेंट को और ये N1 करें, तो जो V2 जाएगी वो भी क्या होगी, N1, यानी कि V1 बराबर V2। रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है, जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में चली जाती है, तो जिस वेलोसिटी से वो आई रहेगी उसी वेलोसिटी से वो चली जाती है। लेकिन रिफ्रैक्टिव में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव में होता है, इसको मिटाते हैं, रिफ्रैक्टिव में होता है कि Ni sin I बराबर N2 sin R, तो sin I बटे sin R बराबर N2 बटे N1, और ये क्या होता है B1 बटे B2 लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2, लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। तो अभी के लिए इस फार्मूले को हम यूज करेंगे और इस पर क्वेश्चन लगाएंगे। जब हम रिफ्रैक्टिव पढ़ेंगे तो इसको डिटेल्ड में स्टडी करेंगे, डिटेल में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इस पर एक क्वेश्चन कर लें, उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं रिफ्रैक्टिव लॉ और प्लेन मिरर पे। इसको टेंशन मत लेना, अगर तो आपको समझ में नहीं आया हो तो आगे चल के आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसकी फर्दर जो है बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, ए beam of light incident on a surface of medium with refractive index 1.55 at angle of 30 degree if sum of rays got reflected and sum of rays refracted, find velocity of refracted rays, पहला। दूसरा,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तीसरा वेव लेंथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज इफ लैम्डा बराबर 500 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट होते हैं। पहला वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। तो सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करते हैं। तो इसमें देखो क्या हुआ कि ये मीडियम था, ये n1 था, ये n2 था, है, और यहाँ पे लिख लो नोट, मीडियम 1 बराबर एयर। तो पहला एयर है, एयर से आया। अब देखो ये आया और ये कितने पे, 30 पे इंसिडेंट हुआ, तो कुछ रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ रिफ्रैक्ट हो गया। तो बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन रॉ क्या कहता है, अभी के लिए जानो। रिफ्लेक्शन रॉ कहता है कि जितने से इंसिडेंट होगा उतने से ही वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो 30 से इंसिडेंट हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर 30 है, तो इस लॉ द्वारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी ये भी 30 से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आया, 30, पहला आंसर। दूसरा, हमने आपको अभी पिछले में बताया कि साइन आई इंटू n1 बराबर n2 साइन r। ये क्या है, 1 है, साइन आई बराबर साइन 30, ये 1.5, ये साइन r। तो साइन r बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कट गए, 1 बराबर r बराबर 90। r बराबर क्या आ जाएगा, 90। यानी कि ये क्या हो गया, ये कुछ ऐसे हो गया। सरफेस के तरफ ही एकदम सरफेस से 0 पैरेलल होके ये रेज निकल गई। तो ये दो चीज़ हो गया। तो ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब आता है वेलोसिटी। तो v1 बटा v2 बराबर n2 बटा n1। तो n1 v2 हमें निकालना है, तो v2 बराबर यहाँ से हो जाएगा v1 बटा n2 इंटू n1। तो v1 क्या है, वैक्यूम से आया हुआ है, तो c हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1.5 हो जाएगा। c की वैल्यू रखेंगे 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड 1.2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने इसका निकाल लिया वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, यानी पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा हो गया, पहला हो गया। अब हमें पता है जिस मीडियम में आता है उसी मीडियम में चला जाए तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, तो सी का सी रहेगा। लेकिन जब ये अंदर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आधी नहीं हो जाएगी, आधी से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 2 गुणे 10⁸ हो जाएगा। अब वेवलेंथ निकालते हैं, तो इसको मिटाना पड़ेगा। तो λ1 बराबर λ2 बराबर n2 बटा n1 से हमें λ2 निकालना है। तो λ1 n1 अपान n2। λ1 5000 है, n1 की वैल्यू 1 है और ये 1.5 है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुणे 10 के घाते 4 बटा 15, 5 3 15। तो ये हो जाएगा 3.333 घाते 3। तो ये हो जाएगा 3333
एंगस्ट्रॉम। तो देखो इसकी वेवलेंथ क्या हो गई, घट गई, वेलोसिटी घट जाती है, वेवलेंथ घट जाती है, लेकिन मैंने शुरुआत के स्पेक्ट्रम में बनाया था फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो इस पर हम फिर से आएंगे। तो ये तो सिर्फ ब्रीफ का था है, क्योंकि मीडियम पढ़ा रहे थे तो कैसे क्या होता है मीडियम में उसमें। अब क्या होता है, हमें पता है कि रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन में दोनों तरफ का मीडियम यानी कि रिफ्लेक्शन इन एंगल यानी कि सरफेस के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होगा तब का मीडियम और इंसिडेंट का मीडियम यानी जब वो रेज गिर रही होगी तो सेम होगा। तो हमें उसमें मीडियम की चिंता नहीं करनी है। तो अगला हेडिंग है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहले लॉ लिख दें। पहला लॉ कहता है कि इफ रे इंसिडेंट विथ एंगल ऑफ आई देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम इक्वल। कहने का मतलब है कि अगर कोई रेज आई इंसिडेंट से किसी सरफेस पे गिर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी मीडियम में लौट जाती है और वो नॉर्मल के साथ क्या बनाती है, सेम एंगल बनाती है। तो एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर। द एंगल बिटवीन नॉर्मल, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इक्वल टू एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल इन रिफ्लेक्शन। ये मतलब होता है। चलो अब दूसरा चीज़, दूसरा क्या होता है कि नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर इन सेम प्लेन, सेम प्लेन। इसका मतलब ये है कि देखो ऐसे मान लो ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल के साथ ये क्या बनाया, इंसिडेंट एंगल। तो इस तरह का नहीं कुछ होगा, इस तरह का होगा। ये इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल के साथ एंगल बनाई, ये रिफ्लेक्ट हो गई और जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाई, और दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा, दोनों का एंगल सेम होगा। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि दोनों का एंगल नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा वो सेम होगा, और दूसरा लॉ कहता है कि दोनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, कुछ इस तरह से। तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। अपने हिसाब से आप जो है बुक से डिफिनीशन कॉपी कर लेंगे। अब इसको बनाते हैं। मान लो ये सरफेस है और मान लो यहाँ से कोई रेज गई और ये ऐसे निकल गई। तो अगर ये आई बना रही है तो ये आर बना रहा है, तो एंगल आई बराबर एंगल आर होगा। ये इसका मतलब है। या फिर आप कह सकते हो ये दोनों थीटा बना रहे हैं, ये दोनों थीटा बना रहे हैं। तो ये रिफ्लेक्शन लॉ है और यही थ्रू आउट फॉलो होगा, यही क्या होगा, थ्रू आउट फॉलो होगा। तो अब हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर। क्या पढ़ेंगे, प्लेन मिरर। हमें ये लॉ समझ में आ गया है, तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे प्लेन मिरर पे। किस पे, प्लेन मिरर पे। तो उससे पहले हम एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 कि मान लो एक ऐसे सर्कल है और उस पे एक स्फेरिकल मिरर है। एक स्फेरिकल मिरर है। तो x² + y² बराबर
आर स्क्वायर। यानी ये सर्कल है, ये सर्कल का इक्वेशन है, ये सर्कल है, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या है, आर है, ये डिस्टेंस हमारी आर है। हमारा एक रेज आता है और ये पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, तो ये किसी एक पी पॉइंट पे गिरता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये एक ये एक्स एक्सिस है और ये वाई। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो एक रेज आती है और वाई एक्सिस के पैरेलल होके वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो जिस पॉइंट पे वो गिरती है उसका जो हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है। अब देखो, तो ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों मिलके आपस में, यानी कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से जो है इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्शन रे के बीच 90 डिग्री बनता है। अगर हम इसका नॉर्मल ड्रा करें तो किसी भी स्फेरिकल बॉडी का जो नॉर्मल होता है वो उसके सेंटर से जाता है, उसके सेंटर से जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये कितना हो, 45 डिग्री हो और ये 45 डिग्री हो, क्योंकि एंगल से रिफ्लेक्शन लॉ से हमें पता चलता है कि एंगल ऑफ आई बराबर एंगल ऑफ आर, तो दोनों का मिल के 90 होगा। नॉर्मल से ये 45 पे बना रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा और ये भी 45 पे हो जाएगा, है। तो अगर हम इस पे एक टेंजेंट ड्रा करें, है, तो हमारा dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। dy बराबर dx बराबर -1 आ जाएगा। अब यहाँ से हम निकालें 2x dx प्लस 2y dy बराबर 0, तो x dx प्लस y dy बराबर 0, y अपॉन x। हमें पता है कि अरे ये 1 आ जाएगा। इस लाइन पे ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1 है, इसकी वैल्यू 1 रख देने पे हमें क्या पता चलता है, y बराबर -x। स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 होगा, सॉरी -1 नहीं होगा, ये -1 होगा और ये 1 होगा। तो यहाँ से हमें ये रिलेशनशिप पता चला, यहाँ से हमें ये रिलेशन पता चला। और इसकी वैल्यू अगर हम इसमें रख देंगे तो हमारा x एंड y कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। तो पुट करते हैं x स्क्वायर प्लस माइनस x स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, तो x बराबर r/2। इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर -r/2। तो देखो हमने थोड़ी सी गलती की है, थोड़ी सी गलती क्या की है, x बराबर -y आएगा, यहाँ से x बराबर -y आएगा, तो x ये आया है, तो ये यहाँ पे हम रखेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि पहले हम y की वैल्यू x की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, तो y बराबर r/√2। ये सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में है, तो यहाँ पे क्या होगा, x ही नेगेटिव होगा, तो x बराबर -r/2। तो हमारा p की वैल्यू क्या आ जाएगी, -r/√2 r/√2। चलो कुछ ज़्यादा ही टफ हो गया, अब हम प्लेन मिरर पढ़ते हैं। क्या है, प्लेन मिरर, प्लेन
मिरर, मान लो एक मिरर है, क्या है, मिरर है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट से 3 रेज निकलती हैं, और ये रेज यहाँ टकराती हैं एक रे यहाँ टकराती है, और यहाँ कहीं पे हमारा आई है, ह्यूमन आई, हमारी आँख है, क्या है, हमारी आँख है। तो अब क्या होगा, ये तो सीधा जाएगा और क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके चला आएगा सीधा, है। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे अगर ये थीटा एंगल से, क्या, थीटा एंगल से गिर रहा है, तो ये थीटा एंगल पे ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आया थीटा एंगल से, और ये यहाँ पे गया थीटा एंगल से। कहाँ से, थीटा एंगल से। हमारी आँख पे ये गिरा। तो अब देखो, तो ये तो ऐसा लगेगा सीधे जा रहा है, और ये जो है यहाँ पे आके यहाँ पे क्रॉस करेगा, क्या करेगा, यहाँ पे जाके क्रॉस करेगा। तो अगर ये थीटा बना रहा है तो ये भी थीटा बनाएगा, ये थीटा बना रहा है तो ये भी थीटा बनाएगा, तो ये भी थीटा बनाएगा और ये भी थीटा बनाएगा, हैं। तो ये क्या होता है, ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बना लेंगे। कौन सा, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बना लेंगे। तो अगर हम इसको डी रखें, अच्छा मामी नमस्ते, डी रखें, तो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी। तो अगर हम इसको ए और ओ डैश बनाएं, तो ओ ए बराबर ओ ए डैश होगा। तो यहाँ से हमें पता चला, यानी कि जो ऑब्जेक्ट जितनी दूरी मिरर से रखा रहता है, वो ऑब्जेक्ट का इमेज उतने ही दूरी पे मिरर के अंदर बनता है, मिरर के अंदर बनता है। तो इसको बना लीजिए, उसके बाद हम दूसरा बनाते हैं। मान लो ये हमारा मिरर है और यहाँ कहीं डी दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ से एक रेज जाएगी, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट, एक रे यहाँ से निकलेगी और ये यहाँ पे जाएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अगर ये थीटा 1 होगा, ये थीटा 1 होगा। अब देखो, ये कहीं यहाँ पे आते हुए दिखेगी और ये भी कुछ इस तरह आते हुए दिखेगा। किस तरह आते हुए दिखेगा, इस तरह आते हुए दिखेगा। अब देखो यहाँ पे, अगर हम इसको ओ माने, इसको ए माने और इसको ओ डैश माने, हैं, इसको डे माने। अब क्या है कि ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। वो थीटा है तो वो भी थीटा होगा। तो ड्यू टू ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे। सिमिलर ट्रायंगल होने का मतलब है कि ये अगर मान लो हम इसको ए डैश माने,
ए डैश दोनों में सेम है, डी बराबर ए डैश अपान, इसको डी डैश मान लें, तो डी बराबर डी डैश, डी बराबर डी डैश। तो यहाँ से भी यही प्रूव हुआ कि जितनी डिस्टेंस पे ये यहाँ से और मिरर से ऑब्जेक्ट बनेगा उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर इमेज जो है अंदर बनेगी। लेकिन अगर हम इसको कोऑर्डिनेट्स दे दें, इसको दे दें y कोऑर्डिनेट और इसको x कोऑर्डिनेट दे दें, तो हमें पता चलता है कि OA बराबर माइनस OA डैश, और ये 0 0 ले लिया जाए तो यानी कि डिस्टेंस दोनों की सेम होगी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो हम अब क्वेश्चन करते हैं तो हमको इस पे समझ में आएगा। तो मान लो ऐसे मिरर रखा हुआ है ऐसे मिरर है, और यहाँ से 2 मीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। तो और मिरर जो है यहाँ से 30 डिग्री पे रखा हुआ है, तो इसकी जो है इमेज हमें बनाना है। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रॉ करो। ये क्या है 90, तो ये क्या बनता है 60 है। तो ऐसा ही एक अब मिरर जो है हमें इसका ऐसा ही एक ट्रायंगल ऊपर हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से इमेज का जो है डिस्टेंस क्या होगा, ये 90 है, तो ये 30 रखना पड़ेगा और ये 60 रखना पड़ेगा। तो ये वाला तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आएगा, क्या आएगा 2 cos 60 2 sin 60। क्यों? क्योंकि ये और ये तो सेम है, ये सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। तो 2 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट ये वाला x वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका 2 cos 60 और y वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी ये कोऑर्डिनेट्स ये वाला y कोऑर्डिनेट्स और ये वाला x कोऑर्डिनेट्स, तो वो हो जाएगा। चलो मान लो एक मिरर है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो इस मिरर से 2 मीटर पे रखा हुआ है, लेकिन मिरर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, कितनी दूरी पे बनेगा, तो उसको हम कर लेते हैं। हमें पता है कि एक रेज यहाँ से ऐसे जाएगी और इसको एक भी और तरीका है कि इसको एक्सटेंड कर लो, तो ये यहाँ पे कहीं 2 मीटर पे बनेगा, या फिर ये तरीका है। आप कोई एक तरीका अपना सकते हो।
तो प्लेन मिरर में इतना ही, और अगली क्लास में हम प्लेन मिरर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।